बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। अस्सलाम वालेकुम क्लास 8। उम्मीद है आप सब खैरियत से होंगे। आज हम करेंगे रिव्यू एक्सरसाइज 1B के क्वेश्चन नंबर 12 एंड 13 को। इससे कबल हम प्रीवियस वीडियोस में रिव्यू एक्सरसाइज 1B के क्वेश्चन नंबर 3 to 11 क्वेश्चंस तक डिटेल से इन तमाम क्वेश्चंस को डिस्कस कर चुके हैं। इन तमाम के लिंक्स मैंने डिस्क्रिप्शन में दे दिए हैं, आप इनसे रिलेटेड भी लेक्चर ले सकते हैं। रिव्यू एक्सरसाइज 1B के क्वेश्चन नंबर 12 की जानिब चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 12 है 25 लेबर्स कैन कंस्ट्रक्ट 5 रूम्स इन 18 डेज। इन हाउ मेनी डेज कैन 10 लेबर्स कंप्लीट 10 रूम्स ऑफ द सेम साइज। तो कह रहा है अगर 25 मज़दूर जो हैं वो 5 कमरों को 18 दिन में तैयार करते हैं, कंस्ट्रक्ट करते हैं, तो बताइए कितने दिनों में वो तैयार कर पाएंगे अगर लेबर्स 10 हो जाएं और जो रूम्स की तादाद है वो भी 10 हो जाए, ठीक है, और साइज़ जो है वो रूम्स का सेम रखा जाए। तो यहाँ पे बेसिकली इन हाउ मेनी डेज़ हमने फाइंड करने हैं, तो लिहाजा हम डेज़ को स्टार्ट में लिख लेते हैं, ठीक है, और यहाँ पे जितनी क्वांटिटीज़ यूज़ हुई हैं उनको रेशो के साथ लिख देते हैं। एक लेबर्स है यहाँ पे, तो हम यहाँ पे लिखेंगे लेबर्स और रेशो डेज लेबरर्स, और तीसरी चीज़ है यहाँ पे रूम्स है, ठीक है, नंबर ऑफ़ रूम्स है। तो यहाँ पे इसके इन 3 क्वांटिटीज़ की बात हो रही है, उन तीनों के बिटवीन में हमने रेशो लगा ली। अब देखें सबसे पहले डेज़ लिखे हुए हैं, तो सबसे पहले वाले जो केस है उसको हम यहाँ पे कंप्लीट करेंगे। तो फर्स्ट केस के अंदर लेबरर्स हैं 25, तो लेबरर्स के नीचे लिख देंगे 25, और कैन कंस्ट्रक्ट 5 रूम्स, तो रूम्स के नीचे लिख देंगे 5, ठीक है, और उसके बाद है इन 18 डेज़ है, तो डेज़ की तादाद है 18, तो यहाँ पे आ गया 18। उसके बाद अगले केस में देखें इन हाउ मेनी डेज़, तो डेज़ हमने फाइंड करने हैं, उसको हम एक्सलेट कर लेंगे, ठीक है। उसके बाद उसने कहा 10 लेबरर्स, तो अब लेबरर्स की तादाद क्या है 10, और 10 रूम्स की तादाद कितनी है 10, तो यहाँ पे आ गया 10, ठीक है। अब हमें जो चीज़ फाइंड करनी है वो है डेज़ है, ठीक है। तो पहले हमने डेज़ और लेबरर्स का आपस में प्रोपोर्शन फाइंड करना है कि इन दोनों के बिटवीन में कौन सा प्रोपोर्शन है, ठीक है। तो यहाँ पे देखें हमारे पास डेज़ है 18 और 25 लेबरर्स जो हैं वो काम करते हैं। अब हमारे पास लेबरर्स की तादाद हो गई है कम, यानी कम मज़दूर हो गए हैं। तो इसका मतलब ये हुआ कि अगर मज़दूरों की तादाद कम कर दी जाए तो फिर वही काम जो 18 डेज़ में हो रहा था वो फिर ज़्यादा दिनों में होगा। अगेन रिपीट करता हूँ कि अगर हमारे पास 18 डेज़ में 25 जो मज़दूर हैं वो काम को मुकम्मल करते हैं, तो अब मज़दूरों की तादाद कम हो गई है, ठीक है। तो वही काम जो 25 मज़दूर 18 दिनों में कर रहे थे, 10 मज़दूर लगा दिए जाए तो वही काम फिर ज़्यादा दिनों में होगा। इस मिसाल को, इस बात को आपने अपनी प्रैक्टिकल लाइफ में समझना है कि अगर ज़्यादा लोग होंगे तो हमारे पास उसके हिसाब से दिन लगेंगे, अगर लोग कम कर दिए जाएंगे तो फिर ज़्यादा दिनों में वही काम जो है वो कवर होगा। तो इन दोनों के बिटवीन में फिर इन्वर्स प्रोपोर्शन है। कैसे कि लेबरर्स की तादाद कम हो रही है और डेज़ की तादाद इंक्रीज़ हो रही है। लेबरर्स की तादाद को कम करने से दिनों की तादाद में इजाफा हो जाएगा। वही काम जो 25 मज़दूर 18 दिनों में कर रहे थे, 10 मज़दूर कर दिए तो 18 के बजाय फिर ज़्यादा दिन लगेंगे उस काम को मुकम्मल करने के लिए। तो हमने पढ़ रखा है कि अगर एक क्वांटिटी बढ़े और दूसरी क्वांटिटी कम हो, ठीक है, एक क्वांटिटी के कम होने से दूसरी क्वांटिटी बढ़े तो ऐसा प्रोपोर्शन इन्वर्स प्रोपोर्शन होता है। तो डेज़ और लेबरर्स में जो प्रोपोर्शन है वो इन्वर्स प्रोपोर्शन है, इसलिए हम एक एरो ऊपर को लगाएंगे और एक एरो नीचे को लगाएंगे, ठीक है। अब हम बात करेंगे डेज़ और रूम्स की, ठीक है। तो पहले देखें डेज़ हैं 18 और 5 रूम तैयार हो रहे हैं, ठीक है। अब रूम्स की तादाद बढ़ गई है, ठीक है, ज़्यादा हो गई है, तो ज़्यादा रूम्स जो हैं उसके लिए फिर ज़्यादा दिन चाहिए, ठीक है। यानी 5 रूम 18 दिनों में तैयार हो रहे हैं, तो फिर 10 रूम जो है वो 18 के बजाय ज़्यादा दिनों में तैयार होंगे, यानी ज़्यादा वक्त लगेगा, ज़्यादा दिन लेंगे, ठीक है। 5 रूम ही 18 दिन ले रहे हैं तो फिर 10 रूम जो है वो फिर ज़्यादा दिन उसके लिए लगेंगे। तो देखें रूम्स की तादाद बढ़ेगी तो डेज़ की तादाद में भी इजाफा होगा, तो इन दोनों में डायरेक्ट प्रोपोर्शन है, इसलिए दोनों के एरो सेम डायरेक्शन को लगाएंगे, ठीक है। तो इन सिंपल डेज़ और लेबरर्स में
इन्वर्स प्रोपोर्शन और डेज और रूम्स के बिटवीन में डायरेक्ट प्रोपोर्शन। अब जिधर एरो का हेड है वो वाली वैल्यू हम नीचे लिखेंगे और जिधर एरो की टेल है वो वाला ऊपर आ जाएगा। इधर भी इसी तरह से जिधर एरो का हेड है वो वाली वैल्यू नीचे, जिधर एरो की टेल है वो वाली वैल्यू ऊपर। बिटवीन में मल्टीप्लाई लगाया जाएगा, जिधर एरो का हेड है वो वाली वैल्यू नीचे और जिधर एरो की टेल है वो वाली वैल्यू ऊपर। अब इसको हम मज़ीद सिंप्लीफाई कर लेते हैं। यहाँ पे x ओवर आ गया 18 इज़ इक्वल टू, अब यहाँ पे देखिए 10 1 ज़ार 10, 10 1 ज़ार 10, 10 से कैंसिल, और ये 25 है, ये 5 है, तो 5 1 ज़ार 5, 5 5 ज़ार 25, तो यहाँ पे आ गया 5 ओवर 1। ठीक है, लगाएं ना लगाएं उसका कोई मसला नहीं। अब यहाँ पे देखिए हमें x फाइंड करना है तो इसकी क्रॉस मल्टीप्लिकेशन कर लेंगे, x मल्टीप्लाई 1 और 18 को मल्टीप्लाई कर देंगे 5 से। ठीक है, क्रॉस मल्टीप्लाई हमने किया है, x मल्टीप्लाई 1 18 मल्टीप्लाई 5, तो x1 टाइम x हो जाएगा और 18 को 5 से मल्टीप्लाई कर लेंगे, 8 5 टाइम 40, 0 आ गया, 4 कैरी, 5 1 ज़ार 5 और 4 9, तो इट मीन्स के 90 डेज जो है वो रिक्वायर्ड होंगे। देखें लेबरर्स की तादाद कम हुई थी ना, 25 से 10 पे आई थी, तो इसलिए फिर दिनों की तादाद में इजाफा हुआ है, और कितना हुआ है 90 डेज़। तो हम बात कर रहे थे ज़्यादा रूम के लिए ज़्यादा दिन रिक्वायर्ड है, तो 10 रूम्स के लिए फिर कितने डेज रिक्वायर्ड हैं 90 डेज। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। क्वेश्चन नंबर 13 की जानिब चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 13 है, अ फैक्ट्री मार्क प्राइस ऑफ द आर्टिकल 25% above the cost price. The cost price of an article is 5,000 rupees and its selling price is 4,500 rupees. Find the discount percentage given to the customer. तो एक फैक्ट्री है जिसने एक आर्टिकल के ऊपर उसकी कास्ट प्राइस से 25% अबव करके यानी ज़्यादा करके तो उसके ऊपर प्राइस को मार्क किया हुआ है। द कास्ट प्राइस ऑफ एन आर्टिकल, और उसकी जो कॉस्ट प्राइस है वो 5,000 है, यानी 5,000 के ऊपर 25% वो चार्ज कर रहा है। ठीक है, यानी मार्कड किया हुआ है उस प्रोडक्ट के ऊपर, उतनी प्राइस जो है उसकी मेंशन की हुई है। कॉस्ट प्राइस का मतलब होता है उसके ऊपर जितनी लागत आई है, यानी जितने में वो चीज़ तैयार हुई है, और उसके ऊपर 25% अपना प्रॉफिट ऐड करके तो एक कीमत ऊपर मार्कड की हुई है। वो कह रहा है कि अगर उसकी सेलिंग प्राइस 4,500 हो, ठीक है, अब देखिए ना उसकी सेलिंग प्राइस कम रखी गई है, यानी उसके ऊपर कॉस्ट 5,000 है, फिर उसके ऊपर 25% जो है वो प्राइस भी बढ़ाई हुई है। ठीक है, अबव की हुई है, उसकी कॉस्ट प्राइस के ऊपर 25% मज़ीद ऐड किया हुआ है, और फिर लेकिन जो सेलिंग प्राइस है वो कम है। ठीक है, तो अब ये क्या हो रहा है, डिस्काउंट हो रहा है। तो वो कह रहा है ये जो डिस्काउंट हो रहा है, इस डिस्काउंट की परसेंटेज जो है वो फाइंड करें जो कि कस्टमर को दी जा रही है। तो सबसे पहले यहाँ पे कॉस्ट प्राइस ऑफ एन आर्टिकल कितनी है 5,000, तो हम यहाँ पे लिखेंगे कॉस्ट प्राइस है, कॉस्ट प्राइस, और वो कितनी है 5,000 रुपीज़। अब यहाँ पे देखिए हमें मालूम करना है कि मार्केट प्राइस जो है वो कितनी बनती है, क्योंकि हमारे पास मार्केट प्राइस होगी तो फिर ही हम इस सेलिंग प्राइस को उसमें से माइनस करके तो इसका जो डिस्काउंट है वो मालूम कर सकेंगे। तो हमें पहले तो मार्केट प्राइस जो है वो फाइंड करना होगी। तो मार्केट प्राइस हम कैसे फाइंड करेंगे, हम यहाँ पे लिखेंगे मार्केट प्राइस, और कितने परसेंट जो है वो उन्होंने उसको अबव किया हुआ है 25%, और 25% किसका 25% हमें फाइंड करना है, जो कि उसकी असल लागत है उसके ऊपर हमें 5,000 जो है वो उसका मालूम करना है। ठीक है, और इसको मालूम करके जो हमारी कॉस्ट प्राइस है उसके अंदर हम इसको प्लस करेंगे, क्योंकि इस रकम का 5,000 निकाल के तो हम जो हमारे पास आर्टिकल की कॉस्ट प्राइस है उसमें इस परसेंटेज को ऐड करके तो फिर असल मार्क्ड प्राइस हमें मालूम होगी कि उस प्रोडक्ट के ऊपर कितनी कीमत जो है वो मार्क्ड हुई है, लिखी हुई है। ठीक है, तो हम अपनी कॉस्ट प्राइस का 25% निकाल के और कॉस्ट प्राइस को उसमें 25% को उसकी कॉस्ट प्राइस में ऐड करेंगे। तो अब 25 आ गया, परसेंटेज को ख़त्म करने के लिए डिवाइड 100, ऑफ का मतलब मल्टीप्लाई, और आगे आ गया 5,000 और प्लस 5,000 रुपीज़। अब इसको सॉल्व कर लेते हैं, ये 20 इस 20 से कैंसिल। अब 25 को हमें 50 से मल्टीप्लाई कर लेना है, 25 मल्टीप्लाई बाय 50
तो यहाँ पे हम 50 को मल्टीप्लाई कर लेते हैं 25 से, तो 50 टाइम 0, 55 टाइम 25, फिर यहाँ के ऊपर क्रॉस यूज़ करेंगे, 20 टाइम 0 और 25 टाइम 10। अब इनको ऐड कर लेंगे 0, 5, 2, 1। तो इस तरह इन दोनों को मल्टीप्लाई करके क्या आ गया 1250 प्लस आ गया 5000। अब इन दोनों को हम ऐड कर देंगे, 5000 में हम प्लस कर देंगे इसको 1250 को, ठीक है। तो इसको ऐड किया 0, 5 और 0 + 2 क्या हो जाएगा 2 और 5 + 1 6 है। तो इट मीन्स है कि हमारे पास क्या अमाउंट आ गई 6250 रुपीज़ है, ठीक है। इसका मतलब ये हुआ कि अगर किसी चीज़ को बनाने के ऊपर 5000 रुपीज़ कास्ट आ रही है, ठीक है, और उस आर्टिकल के ऊपर 25% जो है वो अबव करके यानी प्रॉफिट ऐड करके तो मार्क्ड की हुई है प्राइस। तो इस रकम के ऊपर जब 25% अबव करके प्राइस को मार्क किया जाएगा तो वो जो रकम बनेगी मार्क्ड की हुई वो ये रकम बनेगी 6250, ठीक है। उसके बाद उसने एंड इट सेलिंग प्राइस, उसने यहाँ पे लिखा हुआ है सेलिंग प्राइस, तो हम यहाँ पे लिखेंगे जितने में वो सेल कर रहा है। तो यहाँ पे आ गया सेलिंग प्राइस और वो कम है, वो कितनी है 4500, ठीक है। अब हमें क्या करना है, यहाँ पे हमें डिस्काउंट मालूम करना है कि कितना डिस्काउंट है, ठीक है। तो डिस्काउंट कैसे मालूम किया जाएगा, एक तो पहले हम डिस्काउंट मालूम करेंगे, फिर उस डिस्काउंट से ही हम डिस्काउंट परसेंटेज में जाएंगे। लेकिन पहले हमें दूसरा आम डिस्काउंट फाइंड करना है। जैसे एक चीज़ लेने जाए हम मार्केट में और उसके ऊपर 100 रुपीज़ जो है वो मार्क हुआ है, लेकिन जो कस्टमर को है दुकानदार वो कहते हैं कि आप 70 रुपीज़ में इसको ले जाएं, ठीक है। ऊपर जो रकम उसके लिखी हुई है प्रोडक्ट के ऊपर वो 100 है, लेकिन आपको वो 70 रुपीज़ में दे रहा है। तो ये जो 30 रुपीज़ वो आपको दे रहा है ये क्या है, ये उसका डिस्काउंट है, ठीक है, रुपीज़ में। तो इसी तरह हमें डिस्काउंट मालूम करना है। अब डिस्काउंट कैसे मालूम करेंगे, उसकी जो मार्केट प्राइस है ना, जितनी उसके ऊपर रकम लिखी हुई है उसमें से माइनस कर देंगे जितने में वो सेल कर रहा है, यानी सेलिंग प्राइस को, ठीक है। तो ये डिस्काउंट निकल आएगा। अब इनको सेपरेट करते हैं 6250 और इसमें से हम माइनस कर देंगे 4500 को। तो 0 - 0 0, 5 - 0 5, 2 से 5 सेपरेट नहीं होंगे, 6 से कह लिया 12 हो गए, 12 - 5 7 आ गया, यहाँ पे रिमेनिंग 5 रह गया, ठीक है, क्योंकि 1 कैरी इधर मूव किया, 5 - 4 आ गया 1। तो इट मीन्स के जो डिस्काउंट है वो है 1750 रुपीज़, ठीक है। अब ये जो हमारे पास डिस्काउंट आया है, इस डिस्काउंट की मदद से हम डिस्काउंट परसेंटेज मालूम कर लेंगे, ठीक है। तो अभी तक हमने क्या किया है, कॉस्ट प्राइस लिखी है, मार्केट प्राइस फाइंड की है 25% 5000 का, ठीक है, और मार्केट जितनी उसके ऊपर हुई है वो ये है, और डिस्काउंट के लिए हमने मार्केट प्राइस में से सेलिंग प्राइस को माइनस किया है, ठीक है। तो डिस्काउंट आ गया। अब डिस्काउंट परसेंटेज का फार्मूला क्या है, ठीक है। मार्केट प्राइस हमने किस लिए फाइंड किया है, क्योंकि इसके अंदर फार्मूला के अंदर ये यूज़ हो रही है, ठीक है। परसेंटेज डिस्काउंट का फार्मूला है डिस्काउंट ओवर मार्केट प्राइस मल्टीप्लाई 100%। इसलिए हमें ये दोनों चीज़ें मालूम करनी पड़ी हैं, मार्केट प्राइस भी और डिस्काउंट भी, क्योंकि यही दोनों चीज़ें परसेंटेज डिस्काउंट के फार्मूला में यूज़ हुई हैं, ठीक है। तो अब हम यहाँ पे डिस्काउंट परसेंटेज का फार्मूला लगाएंगे, डिस्काउंट परसेंटेज इज इक्वल टू, और ये हमारे पास इक्वल होता है डिस्काउंट डिवाइडेड बाय मार्केट प्राइस, ठीक है, मार्केट प्राइस और मल्टीप्लाई आ जाता है 100। अब हम तमाम वैल्यूज़ को पुट कर लेते हैं। डिस्काउंट तो डिस्काउंट हमारे पास कितना है 1750, तो यहाँ पे आ गया 1750 डिवाइड मार्केट प्राइस, तो मार्केट प्राइस हमने मालूम की थी, ठीक है। इस तरह 25% 5000 का और इसमें 5000 कॉस्ट प्राइस को ऐड भी करना था, तो वो आई थी 6250 और मल्टीप्लाई ये 100 फार्मूला का आ गया, ठीक है। अब इसको सॉल्व करते हैं, ये 0 इस 0 से कैंसिल और 1750 ऊपर रह गया और नीचे आ गया 625 मल्टीप्लाई 10। अब देखिए 10 और 625 5 के टेबल से कट हो जाते हैं, 5 1 टाइम 5 और 1 कैरी आगे हुआ 12, 5 2 टाइम 10, फिर 2 कैरी आगे हुआ 25, 5 5 25 और 5 2 टाइम 10, ठीक है। अब हमारे पास क्या रह गया रिमेनिंग 1750 डिवाइडेड बाय 125 और मल्टीप्लाई 2। अब देखिए ये दोनों वैल्यूज़ 5 के टेबल से डिवाइड हो रही हैं,
तो 5 2 टाइम 10, यहाँ 12 है, 10 कंप्लीट हुए, 2 आगे मूव है, 25, 5 5 आर 25, तो 5 17 है, 5 3 टाइम 15, तो 2 कैरी आगे मूव हो जाएगा 25, और 5 5 टाइम 25, और साथ में ये 0 आ गया। अब हमारे पास क्या रह गया, 350 ओवर 25 मल्टीप्लाई 2। अब ये अगेन 5 के टेबल से कट हो जाते हैं, 5 5 आर 25, 5 7 आर 35, और साथ में ये 0 आ गया। अब अगेन ये 5 के टेबल से कटिंग इनकी हो जाती है, इनको दोबारा से कट कर लेंगे। 5 1 टाइम 5, 5 1 टाइम 5, यहाँ 7 है, 5 कंप्लीट हुए, 2 आगे मूव हो गया 20, तो 5 4 टाइम 20, तो क्या आ गया 14 मल्टीप्लाई 2, तो 14 को 2 से मल्टीप्लाई किया, 2 4 टाइम 8 और 2 1 टाइम 2, और साथ में आ गया परसेंटेज। तो इस तरह से इतना ही परसेंटेज डिस्काउंट जो है वो कस्टमर को दिया जाएगा।